देखो कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन, हम लोग पिछले क्लास में मैटर वेव की चर्चा किया। मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव भी लाइट लाइट ठीक है क्या? और लाइट दे। ठीक है सर। कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव, ये कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन लिखो। पिछले क्लास हम लोग बहुत बात है उसमें बस खाली आपको ये ध्यान पर रखना है कि कोई भी पार्टिकल यदि मोशन में होगा तो उसके अराउंड वेव क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉल्ड मैटर वेव। कोई मैटेरियल, मैटर नाम क्यों रखा गया मैटर वेव? कोई भी मैटेरियल पार्टिकल मींस जिसका रेस्ट मास एग्जिस्ट करे तो उसके मोशन से उसके अराउंड वेव क्रिएट होगा। ये बात वो कहां से बोला था डी ब्रॉगली? वो लाइट वेव के अंदर पार्टिकल है, फास्ट मूविंग पार्टिकल है फोटोन। फोटोन तो नॉन मैटेरियल पार्टिकल है, तो जब नॉन मैटेरियल पार्टिकल के मोशन के से एक वेव एसोसिएट हुआ जिसको लाइट वेव बोला, तो जस्ट उसका एक गेस किया डी ब्रॉगली कि कोई मैटेरियल पार्टिकल भी यदि मूव करता है तो उसके अराउंड भी वेव होगा, जिसको मैटर वेव बोला या डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं उसको। और उस वेव के बारे में और डीपली सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है, लेकिन हम वो चीज को बाद में करते हैं। पहले हम लोग सब मैथमेटिकल काम कर लेंगे इसमें। तो मैटर वेव, मान लो एक्सेप्ट कर लिया मैटर वेव, कोई मूविंग पार्टिकल के अराउंड जो वेव होगा एग्जिस्ट करेगा जिसको मैटर वेव बोलेंगे। कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट के लिए बस मैटर वेव के बारे में जब पता होना चाहिए। और उसके बारे में बस इतना बस ध्यान रखो कि कोई भी मूविंग पार्टिकल, कोई भी मैटेरियल पार्टिकल जो मूव करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई बड़ा बॉडी भी मूव यदि कर, ट्रेन भी मूव कर, उसके अराउंड एक वेव क्रिएट होगा जिसको मैटर वेव बोलते हैं। तो देखो कोई भी वेव होता है, जैसे हम लोग इससे पहले धागा वाला वेव को जानते हैं, साउंड वेव को जानते हैं, लाइट वेव को जानते हैं। ये 3 वेव पहले से आपको पता है। वेव इन लिक्विड, लिक्विड में वेव प्रोड्यूस करते हो पत्थर उत्थर फेंक के। तो कोई भी वेव है उसमें कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का फ्लक्चुएशन होता है। अब जैसे धागा में वेव प्रोड्यूस करते हो आप, तो धागा में क्या होता है, धागा का जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, हाइट, इसका फ्लक्चुएशन होते रहता है। साउंड वेव प्रोड्यूस करते हो तो प्रेशर का फ्लक्चुएशन होते रहता है। लाइट वेव प्रोड्यूस करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्चुएशन होता है। सिमिलरली मैटर वेव में ऐसा कौन फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फ्लक्चुएशन होगा? तो वो पता नहीं क्या है, वो अननोन चीज नहीं पता। ये थोड़ा एक मैटर वेव से एक में यूनिक बात है ये। जैसा कि कोई भी वेव है, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन होता है पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली मैटर वेव के भी अंदर कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए जिसका पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन हो। उसी का नाम रखा गया है वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, टोटली एक हाइपोथेटिकल चीज है। लेकिन लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। धागा में डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन होता है, धागा के पार्टिकल का हाइट।
अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग हाइट है, और एक ही पार्टिकल को देखते रहोगे तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग हाइट होगा। यानी पोजीशन का वेरिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी एंड विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी। तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन हुआ। साउंड वेव में प्रेशर का वेरिएशन होते रहता है, टाइम एक ही पॉइंट पर देखते रहोगे तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रेशर होगा, और एक ही टाइम पर अलग अलग जगह देखोगे तो भी प्रेशर अलग अलग होगा। यानी पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में प्रेशर का वेरिएशन। लेकिन मैटर वेव में ऐसा कौन चीज है जो पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा? वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो कोई फिजिकल, वो टोटली एक हाइपोथेटिकल चीज है। उसी का नाम रखा गया वेव फंक्शन। चलो इतना बात लिखोगे इस वेव फंक्शन को डिफाइन करने में। एज वी नो दैट in any wave such as light wave, wave in a string, sound wave, etc., there must be variation of any physical quantity with respect to position and time। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं, कोई भी वेव हो उस वेव में कोई ना कोई फिजिकल। ये साउंड वेव के बाद क्या लिखें सर? साउंड वेव के बाद लिखें ईटीसी। ठीक है सर, ये वाला टॉपिक सेमेस्टर 4 और 5 दोनों में है। कौन पूछ रही है? दीपिका सर। 5 में नहीं क्वांटम पढ़ेगी, यही ना? अच्छा अच्छा, ये जान ली तो 5 में क्वांटम पढ़ना ही नहीं है। नहीं पढ़ेंगे सर, पूछ। नहीं, हेल्प होता है, हम लोग को हेल्प हो जाता है यदि 4 में क्वांटम पढ़ा हो रहता है। एक चैप्टर, पहला चैप्टर, इवन इफ सेकेंडो चैप्टर का कुछ टॉपिक एकदम सिम वही चीज रिपीट है, मैं जल्दी कंप्लीट हो जाता है। मुश्किल से 7, 8, 9 क्लास में कंप्लीट हो जाता है 5 का क्वांटम, यदि 4 का क्वांटम पढ़ा हुआ है तो देखो, तो कुछ एग्जांपल्स दो इसमें। इन लाइट वेव, there is variation in electric or magnetic field। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन, तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन हुआ। इन साउंड वेव, हाँ, इन साउंड वेव देयर इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर और डेंसिटी, प्रेशर और डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम। तो यहां भी कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन हुआ। इन स्ट्रिंग वेव, धागा वाला वेव में देयर इज वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट। तो hence we can expect that in matter wave
इन मैटर वेव, मैटर वेव को कहीं कहीं डी ब्रॉगली वेव भी बोला गया है। देयर मस्ट बी समथिंग, देयर मस्ट बी समथिंग, लेकिन वो समथिंग कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। There must be something which vary with respect to position and time. This something is called wave function. कौन भाग गया जी? आए भागा, भागने का साइन है। देखो वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, मतलब कौन फिजिकल क्वांटिटी है ये नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेरी करेगा पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसका नाम रखा वेव फंक्शन, जनरल नाम वेव फंक्शन रखा। एंड इट इज डिनोटेड बाय साई, साई से डिनोट करते हैं। साई जो होगा वो फंक्शन होगा किसका? पोजीशन का एंड टाइम का। मान लो थ्री डायमेंशनल वेव होगा तो पोजीशन में तीनों लेंगे हम लोग। तो ये साई के बारे, यही वेव फंक्शन का भी डिफिनीशन किया हम लोग। अब इसका प्रॉपर्टीज को देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। समझ गए वेव फंक्शन क्या चीज है? ठीक है ना? यस सर, ठीक। ठीक है, कोई ना कोई चीज तो वेरी करना चाहिए ना पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। मैटर वेव के अंदर भी उसी का नाम रखा गया वेव फंक्शन। जैसा कि लाइट वेव, साउंड वेव में कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन होता है। तो पहला बात इस वेव फंक्शन में, लेकिन ये भी पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी, कोई भी वेव है, वेव से रिलेटेड कोई क्वांटिटी है तो पोजीशन और टाइम दोनों के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। पहली बात कि इट हैज नो एनी डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई डज नॉट हैव डायरेक्ट एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, लेकिन मॉड साई, इसका मॉडुलस का स्क्वायर, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये क्या चीज है नहीं पता, कोई फिजिकल क्वांटिटी ये नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। बट square of its modulus, square of its modulus
हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। सुनो, थोड़ा न्यू टाइप का चीज है तो सब बात एक ही बार नहीं समझ जाओगे, एक बार क्वांटम पढ़ो और तब आइडिया आएगा क्वांटम मैकेनिक्स का। कहोगे ऐसा कौन चीज है नहीं पता है लेकिन फिर भी आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो भी चीज है ये इसके बारे में नहीं कुछ जानते हम लोग, लेकिन एक बात जरूरी है, एक बात, यदि साई का प्रॉपर्टीज को यदि जानेंगे तो उससे उस मूविंग पार्टिकल का सब कुछ निकलता है। सारा काइनेमेटिक्स, सारा इंफॉर्मेशन उस मूविंग पार्टिकल का पता चलता है बाय नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ साई। ये चीज बाद में आएगा, ये बात जो अभी बोल रहे हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपको बाद में मिलेगा, देखना। यहां तो लिखना पड़ेगा, वो बात को स्टेटमेंट में लिखना होगा कि यदि कोई मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड ये फंक्शन फाइंड कर लिया, अब क्या है ये फंक्शन नहीं पता, लेकिन यदि ये फंक्शन फाइंड कर लिया उस मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड, तो उस मूविंग पार्टिकल के मोशन का सब कुछ पता चलेगा। सब कुछ में नहीं, खास करके चार बात हम लोग जरूर उसका पता करेंगे। देखना 4 गो आगे जब क्वेश्चन सब आएगा तो वहां पर उस मूविंग पार्टिकल का पोजीशन, उस मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड उस मूविंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, हम लोग को बस इतने ही फाइंड करना है उस मूविंग पार्टिकल का। और वो कहां से फाइंड होगा, यदि ये फंक्शन पता चल जाए तो। अभी तो खाली बोल दिया कि ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन में होगा, लेकिन क्या वो फंक्शनल रिलेशंस क्या होगा, वो फंक्शनल रिलेशन यदि पता चल जाएगा तो उस मूविंग पार्टिकल का ऑल इंफॉर्मेशन फाइंड हो जाएगा। अभी इस बात को हम लिख रहे हैं, इसका मैथमेटिकल प्रूफ जब एप्लीकेशन करने जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स का वहां पर देखोगे। तो इस बात को हम लिख दें, बाय नोइंग द वैल्यू। अच्छा हाँ, एक बात और ये उससे पहले एक बात, ये जो सेंटेंस लिखा कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यानी मॉड साई स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। मॉड साई स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। और क्या है इसका फिजिकल, यानी कौन फिजिकल क्वांटिटी को ये बताता है, तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टू अकर ए पार्टिकल एट ए पोजीशन ड्यूरिंग मोशन। लिखो पहले इसको, एंड इट रिप्रेजेंट probability density of a particle during motion बता रहे हैं, घबराना नहीं, इसके बारे में और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के मत। ये इस मॉड साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल मींस क्या, यहां पर थोड़ा एक कंसेप्ट अप्लाई होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सब भी पढ़ाएंगे जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, तो ये सब भी बताएंगे। और या इसको तो इसलिए हम लोग छोड़ते हैं कि ये 12 का चीज है, जो पहला चैप्टर को जो हम अभी स्किप किए हैं ये टोटली 12 है, लेकिन हम भी उसको करेंगे।
लेकिन पहले जो प्योर ग्रेजुएशन लेवल की बात है वो सब काम कर रहे हैं। तो देखो ये पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके अराउंड मैटर वेव है, तो वहां पर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अकर करता है। हाइजेनबर्ग बोला था कि एक टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो आप ये नहीं बोल सकते कि पार्टिकल यहीं पर है, एग्जैक्ट लोकेशन आप पार्टिकल का नहीं बता सकते हो। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग का, एग्जैक्टली पार्टिकल का लोकेशन नहीं बताया जा सकता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करो कि प्रोबेबिलिटी यहां पर पार्टिकल के मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, को क्या बोल रहे थे? ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मीनिंग समझा रहे हैं। क्यों ये प्रोबेबिलिटी वर्ड यहां पर लाए आप? मूविंग पार्टिकल पर अप्लाई होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसका क्या कहना था कि आप पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हो ड्यूरिंग मोशन, जब आप बताओगे तब तक वो आगे खिसक जाएगा। रफली ऐसे समझे तो आप ऐसे बात कर सकते हो कि यहां पर पार्टिकल के मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या ये बात मीनिंगफुल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। यस सर, आ रहा है सर। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी भी दो तरह का होता है। आप लोग 12 में जो प्रोबेबिलिटी पर क्या है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, काउंटिंग वाला, बॉल उल टाइप का, क्वाइन उल टाइप का था। एक कंटिन्यूअस भी होता है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी ग्रेजुएशन लेवल का मैथ ऑनर्स में पढ़ना पड़ता है। कंटिन्यूअस भी होता है। ऐसे आप ऐसे समझे, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते होगे तो चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरह का है, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम एंड डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। बहुत सारे पार्टिकल टाइप का है तो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम होता है, और चार्ज यदि वायर पर है तो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम हुआ, रिंग पर, डिस्क पर, स्फीयर पर। तो जब चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो यहां पर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं हम लोग। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी में भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है तब जब कोई चीज पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता हो, पॉइंट टू पॉइंट, हर पॉइंट पर वेरिएशन हो तो वहां पर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी वैलिड होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी नहीं। और बॉल उल है, क्वाइन वाइन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है, वहां पर जनरली डेंसिटी की बात नहीं करते हम लोग। यहां पर ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के केस में जनरली डेंसिटी की बात नहीं करते हो, चार्ज डेंसिटी की बात करते हो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में, है कि नहीं? बोलो। यस सर। हाँ, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्ड तब यूज होता है जब कोई चीज हर पॉइंट पर वेरी करे। तो मॉड साई स्क्वायर जो है पार्टिकल का किसी पोजीशन पर मिलने का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये मॉड साई स्क्वायर पार्टिकल के मिलने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। वहां पर मिलने का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ऐसा डेंसिटी वर्ड इसलिए भी यूज किया गया है कि वेव पैकेट के रूप में मैटर वेव एग्जिस्ट करता है। अब इस वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल कहां पर है, कहां पर है वेव पैकेट के अंदर, ये अनसर्टेन है, ये अनसर्टेन। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ प्रोबेबिलिटी का, पार्टिकल के मिलने का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उससे कम है। तो डेंसिटी के टर्म्स में बात करो आप, उससे ज्यादा कम मिलने का संभावना डिसाइड कर सकते हो। डेंसिटी यदि ज्यादा होगा तो समझेंगे यहां पर पार्टिकल के मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो मॉड साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है
कि ड्यूरिंग मोशन पार्टिकल का किसी पोजीशन पर मिलने का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब स्पेस में मूव कर रहा है, अब स्पेस में 1 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है। तो 1 डायमेंशनल मोशन होगा तो यदि आपको मान लो यही मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहां पर यदि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता होगा तो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट से उसको मल्टी मान लो लेमडा, डेंसिटी लेमडा है, तो यहां का चार्ज कितना होगा तो उसको डीएल से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो टोटल चार्ज आ जाता है। मान लीजिए 3 डायमेंशनल मोशन है तो देखो, हाँ बोल रहे थे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मॉड साई स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टू अकर पार्टिकल at a position in a space during motion। पार्टिकल मूव कर किया तो उसके अराउंड मैटर वेव हुआ, उस मैटर वेव को हम लोग वेव है तो कोई ना कोई चीज का वेरिएशन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम। तो वो कौन चीज का वेरिएशन हम लोग माना, साई का। साई नाम का कोई चीज होगा जो पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा होगा। ये वेव का कंसेप्ट है, कोई भी वेव हो कोई ना कोई चीज ऐसा होगा जिसका पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन होगा, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए था, जैसे कि लाइट वेव, प्रेस साउंड वेव, धागा वाला वेव। लेकिन यहां पर जो चीज का वेरिएशन मान रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इस साई का, जिसको वेव फंक्शन बोला। हाँ, लेकिन इसका जो मॉडुलस का स्क्वायर है वो एक फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता। अब ये चीज कैसे बोल रहे हैं हम लोग, इसका मॉड साई स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये एक मेन क्वेश्चन है आपका जो अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। मैक्स बॉर्न थ्योरी ऑफ वेव फंक्शन पर, मैक्स बॉर्न का ये कंसेप्ट है। मैक्स बॉर्न कुछ मैथमेटिक्स किया था, जो करना है हम लोग को वहां पर प्रूव करके दिखाएंगे कि मॉड साई स्क्वायर ये चीज होता है। अभी चूंकि प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज तो लिखने दो, उसमें बहुत कुछ का प्रूफ आपको अभी जस्ट आगे मैथमेटिकली मिलेगा। तो ये जो कंसेप्ट है मॉड साई स्क्वायर का, ये मीनिंग गिवन बाय मैक्स बॉर्न इन 1926। This hypothesis is given by Max Born। मैक्स बॉर्न सिलेबस में लिखा हुआ भी है, मैक्स बॉर्न थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। चलो देखो, और डेंसिटी वर्ड को फोकस कर रहे थे हम लोग। ध्यान रखना, पार्टिकल मोशन में है तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मेजर कर सकते हो आप। हाँ, आप कोई पार्टिकल का कहीं पर रहने का प्रोबेबिलिटी बता सकते हो एग्जैक्ट लोकेशन में, प्रोबेबिलिटी। अब मान लीजिए जिस स्पेस में मूव कर रहा है पार्टिकल, उस स्पेस का कोई छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करें जिसका वॉल्यूम dx इंटू dy इंटू dz। तो उस रीजन में पार्टिकल के रहने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, कहीं पर मिलने का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये। अब प्रोबेबिलिटी कितना होगा एग्जैक्टली, तो लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल to occur
at a certain region inside a volume element a volume element dx into dy into dz is equal to, देखो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है ना वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी गुने वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी into volume, that is mod psi square into dx into dy into dz। पार्टिकल जब मोशन में रहेगा तो कहीं पर पार्टिकल के मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहले वहां उसके अराउंड एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लो। जिस पोजीशन पर पार्टिकल का मिलने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो उस पोजीशन के अराउंड एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लीजिए और उस वॉल्यूम से उस वहां का डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर। जैसे नहीं होता है कि कहीं का चार्ज निकालना है तो उसके वहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो और उस एलिमेंट का वॉल्यूम निकाल के वहां का चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो, रो dv बराबर q। सिमिलरली वैसा ही बात है यहाँ पर। यदि किसी पोजीशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जान रहे हैं तो उस पोजीशन पर पार्टिकल के मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना, तो वहां का डेंसिटी को वहां के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड साई स्क्वायर इंटू dx इंटू dy इंटू dz। जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट वॉल्यूम में एलिमेंट हो। ये भी आप एक बात सुनो, पहले तो यहां तक उतारो आप। हो गया ना? यस सर, हो गया। अब सुनिए, मोशन पर डिपेंड करता है कि मोशन कैसा है, 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है। कभी प्रोबेबिलिटी निकालने में इस मॉड साई स्क्वायर को dx से खाली मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट से नहीं, एक छोटा सा स्ट्रेट लेंथ एलिमेंट से dx। तो कभी dx इंटू dy से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कभी dx इंटू dy इंटू dz से मल्टीप्लाई करेंगे। कब क्या करेंगे वो डिपेंड करता है पार्टिकल का टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल की 3 डायमेंशनल। यदि पार्टिकल 3 डायमेंशनल मोशन में है तब प्रोबेबिलिटी जब निकालने जाना पार्टिकल के मिलने का प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। ये बात तब इफ पार्टिकल मूव्स 3 डायमेंशनली, तब प्रोबेबिलिटी का के लिए ये रिलेशंस वैलिड होगा। लिख लो ब्रैकेट में कंडीशंस, इफ पार्टिकल मूव्स 3 डायमेंशनली और यदि पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन में होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी के लिए 1 डायमेंशनल मोशन में भी मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो रहा है। इफ पार्टिकल विल बी इन 1 डायमेंशनल मोशन, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी निकालना, देन प्रोबेबिलिटी ये मॉड साई स्क्वायर को dx से खाली मल्टीप्लाई करना। 1 डायमेंशनल मोशन में भी ब्रैकेट में लिख दो, मान लीजिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। जरूरी नहीं है मैटर वेव के लिए पार्टिकल का मोशन रेक्टिलिनियर हो, 1 डायमेंशनली हो, 3 डायमेंशनल मोशन भी कोई भी टाइप का मोशन होगा उसके अराउंड वेव फंक्शन क्रिएट होगा, मैटर वेव क्रिएट होगा। तो उस केस में पार्टिकल के मिलने का प्रोबेबिलिटी के लिए ये फॉर्मूला, मान लीजिए प्लेन में मूव कर रहा है सरफेस पर,
तो फिर यहाँ एरिया वाला एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो सब कुछ मिलेगा आगे आपको। कभी 3 डायमेंशनल मोशन मान के चलोगे तो प्रोबेबिलिटी के लिए ये रिलेशंस यूज करोगे। अब सुनो, तो ये mod psi square, psi has no any physical significance, but mod psi square has physical significance and it is called probability density। अब है यहां पर एक normalization conditions on wave function, normalization condition on wave function, या आपके सिलेबस में लिखा हुआ होगा इस बात टॉपिक में, फिजिकल एक्सेप्टेंस ऑफ वेव फंक्शन साई। साई वेव फंक्शन से कुछ फायदा होना है तब जब वो साई कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तब उस साई को लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ऐसा है ना कि जब पार्टिकल मूव करता है तो वे मैटर वेव क्रिएट हुआ, और मैटर वेव के लिए एक वेव फंक्शन साई बोल रहे हो, वो डिराइव करना है, उसका फंक्शन डिराइव करना है हमको। तो बहुत सारा फंक्शन मिलेगा आपको, बहुत सारे फंक्शन। आप याद करो, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आता है उसका, है कि नहीं? तो मैटर वेव जिसको हम लोग साइज से डिनोट किया, इससे भी रिलेटेड एक डिफरेंशियल इक्वेशन आगे पढ़ेंगे, वही तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है। हर वेव का देखो कुछ कॉमन बात है, वेव से रिलेटेड कुछ कॉमन बात है। वो बात यही मैटर वेव के लिए नहीं, कोई भी वेव के लिए, कि कोई ना कोई चीज ऐसा होना चाहिए जिसका पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन हो। ये एक नेसेसरी बात। और दूसरा नेसेसरी बात, एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करना चाहिए उस फंक्शन के टर्म्स में। आप लाइट वेव की बात करते हो तो एक डिफरेंशियल, लाइट वेव में कौन चीज का फ्लक्चुएशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का, और ये पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। और इससे रिलेटेड एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे सेमेस्टर 6 में। del 2E by del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इंटू del 2E by del x स्क्वायर। ये 1 डायमेंशनल लाइट वेव। तो दो चीज नेसेसरी कोई भी वेव के लिए, कि कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी का पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन हो, और उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैटर वेव के लिए भी ये दोनों चीज होना चाहिए। तो मैटर वेव में कौन चीज का फ्लक्चुएट वेरिएशन हो रहा था पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में? तो वो था साई। साई जो है वो पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा था, ठीक है। दूसरा बात कि इसके लिए भी इस मॉडल का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, वो देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वही तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, उसी पर तो आना है हम लोग को। और हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होता है। यदि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन तो जरूर होगा। ये तो प्रॉपर्टी है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और उस दोनों सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे तो वो भी एक सॉल्यूशन होगा, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होगा। तो सिमिलरली जब वेव फंक्शन से रिलेटेड एक डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग के पास आएगा, तो उसका भी सॉल्यूशन जब करने जाएंगे आप, तो बहुत सारे साई का फंक्शन आए निकलेगा आपको। तो सब साई को नहीं ले लेना है, छांटेंगे उसमें से कौन साई को लेना है, एक्सेप्ट करना है, कौन साई को छांटना है। इसलिए ये टॉपिक का नाम है फिजिकल एक्सेप्टेंस ऑफ वेव फंक्शन। कौन वेव फंक्शन को लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, किसको छांटेंगे, समझ गए ना? बहुत सारा वेव फंक्शन पॉसिबल है। मैटर वेव, पार्टिकल के मोशन से जो मैटर वेव क्रिएट हुआ,
उसको साई से डिनोट किया। अब साई का फंक्शन क्या होगा वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से आएगा। वेव है तो वेव के पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर मिलेगा हम लोग को, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे साई मिलेगा, मतलब फंक्शन, बहुत टाइप का फंक्शन मिलेगा। उसमें से किस वेव फंक्शन को लेना है किसको नहीं लेना है, तो टॉपिक बना सकते हो इसमें फिजिकल एक्सेप्टेंस ऑफ वेव फंक्शन, या उसको बुक सब बहुत बुक ऐसे भी लिखता है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन ऐसे भी बोलता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन सब है, अब वो कंडीशंस लिखेंगे, टॉपिक बनाइए वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन या फिजिकल एक्सेप्टेंस ऑफ वेव फंक्शन, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ होगा ऐसे। कोई किसी किसी का सिलेबस में इसी को लिखता है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कौन है किसको बोलेंगे वही लिया जाएगा। तो बहुत सारे साई होगा जो उस मैटर वेव को डिनोट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसमें से कौन साई को एक्सेप्ट करें, लिखो इस बात को इस टॉपिक के अंदर। देयर आर ए नंबर ऑफ वेव फंक्शन। टॉपिक क्या बताया सर? वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन या फिजिकल एक्सेप्टेंस ऑफ वेव फंक्शन, हाँ, या फिजिकल एक्सेप्टेंस ऑफ वेव फंक्शन या वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। देखो टॉपिक तो जो पढ़ने जा रहे हो तो पढ़वे करेंगे, लेकिन लिंक पकड़ो ना, आप कर क्या रहे हो, नहीं लिंक पकड़िए, आप जो बताएंगे वो तो समझाइए देंगे। हो क्या रहा है, कहां से कहां पहुंच रहे हैं हम लोग, किस टॉपिक से किस टॉपिक पर आप आ जा रहे हैं, वो लिंक पकड़ना है, नहीं तो फिर रटने वाला बात हो जाएगा। समझे ना, ये टॉपिक का मीनिंग समझ रहे हैं, फिजिकल एक्सेप्टेंस ऑफ वेव फंक्शन या वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, यानी कौन वेव फंक्शन को लेंगे हम लोग। बहुत सारे वेव फंक्शन होगा जो सेम वेव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऐसा होता है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हमारा फिजिकल कंडीशन से जो वेव फंक्शन सेटिस्फाई करेगा उसी को लेंगे। मैथमेटिकली तो बहुत सारा सॉल्यूशन आया, लेकिन फिजिक्स को वो एक्सेप्ट होगा तब ना। तो कौन कौन वेव फंक्शन लेना होगा, पहले लिखो देयर आर ए नंबर ऑफ वेव फंक्शन which represent the matter wave. लेकिन we take those wave function only, but we take those wave function which satisfy the following condition. Which satisfy the following condition. अब वो कंडीशन सब क्या है, चलो पहला कंडीशंस लिखो। psi must be finite.
एट एनीवेयर। ऐसे पूछो हमसे तो ये वेव फंक्शन का ही नहीं, ये वेव कोई भी वेव के लिए ये कंडीशन है। अब वही वेव का कंसेप्ट नहीं ठीक से है तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम करेगा। ये कोई नया चीज नहीं किया जा रहा है यहाँ, ये तो सब वेव का कंडीशंस है। अब धागे वाला वेव में वाई की बात करते हो, वाई डिस्प्लेसमेंट का, वो भी फाइनाइट होना चाहिए। लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा होता है, वो भी फाइनाइट होना, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप पहले भी सुनते होंगे कि पार्टिकल जब वेव चलता है तो पार्टिकल वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन के समय एक एम्पलीट्यूड डिफाइन करते हैं ना, मीन पोजीशन से अपर एक्सट्रीम पोजीशन और लोअर एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का दूरी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यदि मान लीजिए वाई इनफाइनाइट होता तो फिर वाइब्रेशन ही नहीं होगा, पार्टिकल एक ही दिशा में चलते रहेगा, वाइब्रेशन नहीं हुआ। जब वाइब्रेशन नहीं हुआ तो वेव नहीं हुआ। वेव जब ट्रेवल करता है कोई मीडियम में तो पार्टिकल वाइब्रेट करता है, खासकर धागा वेव, साउंड वेव, लाइट वेव। अब वाइब्रेशन में एक चीज डिफाइन करते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड का मतलब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का दूरी, यानी कहीं जा रहा है कहीं ना कहीं से रिटर्न होना पड़ेगा तब ना वाइब्रेशन होगा, और रिटर्न नहीं होगा, चलते ही रहेगा एक ही दिशा में, दैट इज एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा तो वाइब्रेशन नहीं हुआ। तो ये नेसेसरी कंडीशंस है। लेकिन ये बात को हम अभी वेव फंक्शन के टर्म्स में समझे कि ये क्यों फाइनाइट होना चाहिए, इसको इसलिए फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। यदि ये इनफाइनाइट हो गया तो मॉड साई स्क्वायर मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और डेंसिटी का इनफाइनाइट होना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, यानी पार्टिकल यही मिलेगा, इसका गारंटी हो गया। तो फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड नहीं होगा। नहीं समझ में आया बात? हाँ, आ गया सर। साई को इनफाइनाइट, एक बार और बोल दे रहे हैं, साई यदि इनफाइनाइट होता है तो मॉड साई स्क्वायर भी इनफाइनाइट होगा, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनफाइनाइट होगा। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनफाइनाइट होना यानी पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन जान जाना, तो फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फेल। इसलिए साई मस्ट बी फाइनाइट एट एनीवेयर। दूसरा कंडीशन, it must be continuous and single valued function। इसका मीनिंग कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए। धागा में वेव प्रोड्यूस करते हो, धागा को तोड़ दोगे तो वेव प्रोपेगेट करेगा। पानी में वेव प्रोड्यूस किया, सूखा कहीं पानी में गैप है, सूखा हुआ है, तो वेव प्रोपेगेट करेगा नहीं करेगा? ये तो धागा वाला वेव से और पानी वाला वेव से, वेव फंक्शन में क्या बात है? यदि फंक्शन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हुआ, यानी ड्यूरिंग मोशन पार्टिकल वहां कभी गया ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। जब कोई स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करेगा तो कभी ना कभी तो पार्टिकल हर पोजीशन को क्रॉस किया होगा ना, नहीं? ये अचानक कुदक गया होगा वहां पर। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। और सिंगल वैल्यूड मतलब एक पोजीशन पर कोई एक ही साई होना चाहिए, दो साई नहीं होना चाहिए। यदि दो साई होगा तो मतलब दूगो डेंसिटी होगा, दूगो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा, ऐसा संभव नहीं है एक पोजीशन पर दोगो डेंसिटी होना। गौर कर रहे हैं बात को? ये बात एक टाइम पर दो पोजीशन होता है क्या?
सिमिलरली वही एक पोजीशन पर दो डेंसिटी भी नहीं होता है। डेंसिटी एट ए पॉइंट डिफाइन कर रहे, एक पॉइंट पर एक डेंसिटी, यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन उसी को मैनी फंक्शन भी होता है। दो पॉइंट पर एक वैल्यू हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट पर दो वैल्यू नहीं होगा। जैसे टाइम और पोजीशन में आप समझ जाओगे, दो टाइम पर एक पोजीशन हो सकता है, लेकिन एक टाइम पर दो पोजीशन नहीं होगा। अभी आप घर में भी हैं और रांची में भी है, ऐसा कभी संभव नहीं है। लेकिन अभी भी घर में है और 10, 8, 9 बजे भी घर में रहेंगे, दो टाइम पर एक पोजीशन संभव। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है ये, एक पोजीशन पर दो डेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशंस है ये भी इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशंस लिख रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है कि इट सेटिस्फाइड, एक मिनट, साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, ये मीनिंग समझो पहले, साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। ये नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है, इसका कोई मीनिंग आपको थियोरेटिकली नहीं निकलेगा, मैथमेटिकली नॉर्मलाइज समझना पड़ेगा। ऐसे इसका मीनिंग ये है कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है स्पेस में तो कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1। ये बात 12th लेवल से भी जानते होंगे आप। तो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। इसका फिजिकल मीनिंग क्या कि कहीं ना कहीं तो निश्चित रूप से होगा पार्टिकल स्पेस में। इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, कि इट मींस दैट total probability must be equal to 1। इसको that is particle must be anywhere in the space, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, जहां होगा वहां का प्रोबेबिलिटी 1, आधा जगह का प्रोबेबिलिटी 0। तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे हम लोग, टोटल प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेशन कर दोगे। यदि 3 डायमेंशनल मोशन है तो वॉल्यूम इंटीग्रल करोगे इसको, मॉड साई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। देखो ये तो था क्या, इतना की बात सिर्फ क्या था, ये बात पीछे किए थे, प्रोबेबिलिटी टू अकर इन ए सर्टेन रीजन, वो था ये। लेकिन पूरे स्पेस में की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन करना होगा, होल स्पेस वाले वॉल्यूम पर इंटीग्रेशन करना होगा। ये कहलाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये निश्चित रूप से ये 1 होना चाहिए। सिंपली इतना हुआ क्या, प्रोबेबिलिटी इनसाइड ए वॉल्यूम एलिमेंट इतना, लेकिन इंटीग्रेशन कर दिया यानी टोटल प्रोबेबिलिटी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो होगा पार्टिकल 1। तो बताओ, वही साई लेना, बहुत सारे साई आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में देखेंगे, जो साई इस तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा और अदर साई को छोड़ देंगे। ये हुआ इस तीनों कंडीशंस को जो साई सेटिस्फाई करेगा उसको वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन बोलते हैं। लिख दीजिए लास्ट लिस्ट में, द साई व्हिच सेटिस्फाई अबव 3 कंडीशन are called, the psi which satisfy above 3 condition are called well behaved wave function, are called well behaved wave function।
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्क्रोडिंजर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक देखना कोई बुक से क्या है स्क्रोडिंजर इक्वेशन, स्क्रोडिंजर क्यों आया, वो क्यों आया, वो आया इसलिए, बोला क्या, अरे कोई ना कोई वेव हो तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो क्यों नहीं मैट्रोवेव के लिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। तो स्क्रोडिंजर यही काम किया है, मैटर वेव के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया और जिसको अपना नाम डाल दिया स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन और मैटर वेव। तो कुछ टफ नहीं है ये सब बात, बस पहले सुनते थे ये सब स्क्रोडिंजर इक्वेशन, कुछ टफ नहीं है, खाली वेव का थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए।